प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम जो दिल्ली पुलिस का यह आपको सिलेबस करा रहे हैं उसके अंतर्गत स्टैटिक जीके सेक्शन जो जीएस के 50 प्रश्न आपके आएंगे, उसमें 10 से 15 सवाल जो स्टैटिक जीके पोर्शन से आएंगे। हम शुरुआत में स्टैटिक जीके को आपको कराते हुए चल रहे हैं। साथ ही पिछली जो क्लासेस थी उन क्लासों में हमने आपको शास्त्रीय नृत्य, आपको पुरस्कार, आपको दिवस, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इको हो, साइंस हो और जो भी तमाम मुद्दे रहेंगे वो मैं आपको जीएस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद हम जो है उस पर करंट अफेयर वाली क्लास लेंगे, साथ में मैथ वाली और कंप्यूटर की विशेष क्लास मैं आपको लेकर आऊंगा और कराऊंगा। आज की वीडियो तो रहेगी कि प्रमुख व्यक्ति, उनके कार्य, स्थान, उपनाम और समाधि स्थल कि जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित कौन से प्रसिद्ध स्थान रहे हैं, एक नंबर में प्रश्न पूछ लेता है। साथ ही वो प्रमुख व्यक्ति, उनसे संबंधित स्थान, उनके जन्म स्थल कौन कौन से हैं, उनके उपनाम क्या क्या हैं, उन व्यक्तियों से संबंधित समाधि स्थल कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से इस सेक्शन से हमने तमाम जो प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित, चाहे उनके स्थान हो, उनके कार्य हो, उनके उपनाम हो, उनसे संबंधित स्थल हो, तमाम सारी बातें एक ही वीडियो में आपको करा दूंगा ताकि आपको परेशान नहीं होना हो। तो आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे, इस स्टैटिक जीके के सेक्शन में करेंगे बात। होता क्या है प्यारे बच्चों, अक्सर बच्चे के मन में एक प्रश्न होता है कि सर कितने घंटे हमको पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे हमको पढ़ाई करनी चाहिए, सभी बच्चों का प्रश्न रहता है। तो इस सेक्शन में मैं पहले इस तरीके का प्रश्न जो माइंड में ये बातें चलती रहती हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न आपको करा दिया करूंगा ताकि आपकी वो जो बातें मन में है, जो दिमाग जो आपको डाइवर्ट करता है, वो भी आप उनसे बाहर आ सकें। तो कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों। घंटों का हिसाब ये होता है कि जैसे मान लो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाहें, ठीक है, और मान लो यहां 2 घंटे लगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप इसी पॉइंट पे जाने के लिए इधर उधर 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 इधर होते हुए फिर से घूमते हुए यहां ही पहुंचना है। तो घंटों का हिसाब यह है कि एक तो सीधे 2 घंटे लग रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं 7 घंटे। दोनों का वर्क क्या था, दोनों का एम क्या था कि इस पॉइंट पे मान लो ए है और बी पे पहुंचना था, उनको ए से बी पे पहुंचना था, ये भी 2 घंटे में पहुंच रहा और ये पूरे इलाके में घूम के 2 घंटे हो रहा। तो कहने का मेरा मतलब है घंटों का हिसाब आपके टारगेट पर, आपके तरीके पर, मैनर पर, इन बातों पर महत्वपूर्ण असर होता है कि आपने कैसे टारगेट निश्चित किया कि मेरा दिन का टारगेट क्या है, दिन का टारगेट क्या है। पहली बात, मैं उस टारगेट को किस तरीके से अचीव करूंगा। तो घंटा कोई फिक्स नहीं होता कि 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, 8 पढ़ें, ये पर्सन टू पर्सन कैरी करता है। किसी दूसरे व्यक्ति की होड़ हमें नहीं करनी, हमें पर डे का अपना टारगेट निश्चित करना है, चाहे वो 2 घंटे में हो जाए, 4 में हो जाए या 1 घंटे में हो जाए। पहली बात, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम पढ़ता है। तो इन सब बातों का एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपना पर डे का टारगेट निश्चित करें, जो उस टारगेट को अचीव करें उसका बेनिफिट होगा। एक तो सिलेबस टाइमली कवर्ड हो जाएगा और दूसरा जब पर डे वाले जो आपने टारगेट बनाया है पर डे का, जब उसे अचीव कर लोगे तो उस दिन की विशेष खुशी होगी, अगले दिन फिर और मन से जुटेंगे। लेकिन यदि वो नहीं होता तो फिर आप एक्स्ट्रा मेहनत भी उस उद्देश्य को, उस टारगेट को लेकर आप अपनी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। तो घंटा कोई फिक्स नहीं होता, घंटा पर्सन टू पर्सन कैरी करता है, उसके टारगेट को अचीव करना होता है। और आपने पढ़ाई का जो तरीका है, कई बार आप थोड़े समय में ही बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं और बहुत सा पूरे दिन पढ़ता है, सही से समझ नहीं आता तो पूरा दिन उसमें चले जाता है। तो घंटा कोई निश्चित नहीं होता, ये पर्सन टू पर्सन और आपके ऊपर निर्भर करता है। पहली बात तो चले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। पहला पॉइंट हम इसमें लेके चले, हमारे जो इस सिलेबस को कंप्लीट कराने का तरीका है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले हमने पेपर का एनालिसिस किया,
कि पेपर बनते कहां से हैं और उनमें क्वेश्चन आता कहां से है। अब मैं आपको पढ़ाने लगूं कि कई लाख सवाल आपको तैयार करा दूंगा और पेपर उसमें से लगे नहीं, कोई फायदा है क्या? हमें एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, एग्जाम से संबंधित पेपर हल करना है और एग्जाम कैसे पास हो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने इकट्ठा नहीं करना है, किताबें इकट्ठी नहीं करनी है, नोट्स इकट्ठे नहीं कर लेने हैं। क्या फायदा उन नोट्स इतने इकट्ठे कर लेने से कि समय पर आप उनको रिवाइज ही ना कर पाए? कोई फायदा है क्या? समय से जब आपका एग्जाम हो उस समय आप ये कहें सर मेरा तो कवर्ड ही नहीं हो पा रहा है। तो छोटे भाई, पढ़ने वाले, जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, केवल उनके ढंग अलग होते हैं। तो आप अपना ढंग अलग बनाइए, अपना मैनर अलग बनाइए, अपना तरीका अलग बनाइए, ताकि आप उस भीड़ से अलग नजर आए, आपका नंबर सिलेक्शन श्योर हो। समय बार बार नहीं मिलेगा छोटे भाई, तो इसलिए हमने तरीका क्या किया, बिल्कुल फॉर्मेट बनाया, पहले उसका मेहनत की, एनालिसिस किया, अपने अनुभव के आधार पर उन तरीकों को समझा कि पेपर बन कहां से रहा है, एसएससी किसको फॉलो कर रहा है, कहां से पेपर आता है, कैसे, फिर उस पेपर पे एक एक पॉइंट नोट किया, उस पॉइंट से उस पूरा उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरा उसका खंगाल के सारा एक एक पॉइंट जो पेपर से एग्जाम ओरिएंटेड हो, पेपर से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उस महत्वपूर्ण पॉइंटों के पे ही हम सारा फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कई लाख सवाल तैयार करा दिए, पेपर मिला नहीं, तो वो फायदा नहीं है, क्योंकि हमें आपकी नौकरी पक्की करनी है। आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति जो है, जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, उनसे कौन कौन से उनके प्रसिद्ध कार्य रहे हैं या किस आंदोलन से वो जुड़े हैं, किसकी उन्होंने स्थापना की है, कौन उनसे फेमस सिस्टम रहा है, सारा उसको हम यहाँ इस क्लास के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट कराते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला विनोबा भावे। विनोबा भावे जी का संबंध किससे है? भूदान आंदोलन से। प्रश्न कई बार बना है कि भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? विनोबा भावे। 4 ऑप्शन दे देगा, विनोबा बाबा विनोबा भावे, बाबा आमटे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न सीधा, तो भूदान आंदोलन का संबंध है विनोबा भावे। अगला पॉइंट, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की? प्रश्न बनेगा, पवनार आश्रम की स्थापना की, तो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, उसमें भी आपका आंसर रहेगा विनोबा भावे। क्लियर? अगला पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। यही वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान बनाया। प्रश्न कई बार बनता है कि ऐसे कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो 2 देशों के राष्ट्रगान जिन्होंने रचित किए, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर से सबसे पहला क्या नाम? शांति निकेतन। शांति निकेतन का संबंध किस महान व्यक्ति से है? तो आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला पॉइंट, विश्व भारती की स्थापना। विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो वो भी आपका आंसर होगा छोटे भाई रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न बनेगा कि रेड क्रॉस की स्थापना से संबंधित कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? रेड क्रॉस से संबंधित है हेनरी ड्यूनेट। कई बार प्रश्न बना है कि हेनरी ड्यूनेट किससे संबंधित है, तो वहां 4 आपको दे देंगे कि ये दे देंगे, रेड क्रॉस, उसके बाद आनंदवन, पवनार आश्रम और भी भूदान आंदोलन से किससे इनका संबंध है, तो आप सीधा बताएंगे रेड क्रॉस से। कई बार प्रश्न बना है रेड क्रॉस की स्थापना, रेड क्रॉस के जनक कौन है, तो हेनरी ड्यूनेट। क्लियर है? अगला, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? प्रश्न बनता है संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो वो है पाणिनि। कई बार प्रश्न आया है कि पाणिनि, या प्रश्न ऐसे आ जाएगा, पाणिनि किसके जनक हैं? संस्कृत साहित्य के, हिंदी साहित्य के, उड़ीसी साहित्य के या पंजाबी साहित्य के? 4-5 कितने ऑप्शन, आपके 4 ऑप्शन के माध्यम से पाणिनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक। अगला पॉइंट कि समाजवाद के प्रवर्तक कौन है, या आचार्य नरेंद्र देव का संबंध किससे है, तो वो कौन सा पॉइंट है आपका? समाजवाद। समाजवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव।
अगला पॉइंट, आनंद वन की स्थापना की। हमारा ऑप्शन है कि हमने महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति की उनके किस किस कार्यों से वो जुड़े हैं, तो कहां से प्रश्न बनता है उसका पूरा एनालिसिस करके आपके लिए वो प्रश्न जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है, उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंटों पर, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आज क्लास ले रहे हैं, आपको बात बता रहे हैं। अगला पॉइंट, आनंद वन बाबा आमटे। तो वन में कौन रह रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वन में कौन आनंद ले रहे हैं, वो है बाबा आमटे। तो इस तरीके से आप लिंक भी कर सकते हैं, कोरिलेट भी कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि वो चीजें आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाती हैं, उनका रिवाइज अच्छे से हो जाता है, और फिर जब आप एग्जाम करेंगे तो वो तुरंत आपके माइंड में हिट करेगी और तुरंत आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो बाबा आमटे का संबंध किससे है, आनंद वन से। अगला पॉइंट है कि न्याय दर्शन, न्याय कौन कर रहे हैं, न्याय गौतम बुद्ध। तो गौतम ऋषि का संबंध न्याय दर्शन से। गौतम ऋषि, तो गौतम बुद्ध से गौतम ऋषि का लिंक कर लो, तो गौतम ऋषि, गौतम बुद्ध जी अलग, गौतम ऋषि अलग हैं। तो ऐसे भी समझना है कि गौतम ऋषि जो थे उनसे संबंधित कौन से के जनक हैं, न्याय। तो गौतम बुद्ध जी बैठ के न्याय करते थे, ऐसी गौतम ऋषि जी भी न्याय कर रहे हैं। तो याद रखने के लिए आप कोरिलेट कर लें, उस वजह से मैं आपको ये बात बता रहा हूं। गौतम ऋषि का संबंध किस दर्शन से है, सीधा आंसर न्याय दर्शन। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मदर टेरेसा का संबंध किससे है, किस चैरिटी, निर्मल हृदय। किस चैरिटी, निर्मल हृदय। प्रश्न बनेगा, निर्मल हृदय चैरिटी किसकी, मदर टेरेसा। क्लियर। अगला प्रश्न, वुडरो विल्सन का संबंध किससे है, लीग ऑफ नेशंस। तो अगला पॉइंट कई बार पूछता है, खालसा पंथ की स्थापना, प्रश्न आता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो वो गुरु गोविंद सिंह। ठीक, सिखों के 10वें गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ। हिस्ट्री में मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा, लेकिन यहां भी बताता चलूं, वही गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। अगला पॉइंट, औरविले आश्रम कहां पर, पद्दोचेरी में किसने, अरविंद घोष। तो अरविंद अरविले। अगला प्रश्न, स्काउटिंग से कौन संबंध है, वो है वेडेन पावेल किससे संबंधित है, स्काउटिंग। प्रश्न बनता है स्काउटिंग के जनक या स्काउटिंग से कौन संबंधित है, वो है वेडेन पावेल। अगला, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की, प्रश्न बनता है अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हर राय या गुरु नानक। आपका सीधा आंसर होगा, आपका आंसर होगा छोटे भाई अर्जुन देव। पांचवें सिखों के पांचवें गुरु कौन, गुरु अर्जुन देव। उन्हीं को स्वर्ण मंदिर का जनक कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की, गुरु अर्जुन देव। अगला पॉइंट, प्रमुख व्यक्ति, वो पहले वाला पॉइंट क्या था, प्रमुख व्यक्ति, उनके कार्य। अब प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थान। बात समझो, एक पॉइंट में ही सारी बातें क्लियर करा रहा हूं, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन, पॉइंट अलग से नहीं। उससे क्या होता है, भ्रम की स्थिति, बखराव की, भ्रम की स्थिति पैदा होती आती है। अब हमारा तरीका क्या है कि एक पॉइंट उठाया, उससे संबंधित जितने भी सब टॉपिक है वो क्लियर करा दिए। उससे फायदा ये होता है कि एक ही वीडियो में, जैसे हम मूवी देखते हैं ना, एक ही वीडियो में अगर हमें बीच से मूवी हट जाए तो हम क्या होता है, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा तरीका यह है कि हमारा इंटरेस्ट, पढ़ाई में इंटरेस्ट होते हुए आपको टेस्ट क्वालिफाई कराना है और आपकी नौकरी पक्की करनी है। तो इसीलिए हम इस पॉइंट में क्या, उसमें तो जो पिछले वाला पॉइंट था, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए वो थे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि प्रमुख व्यक्ति और उनके स्थान, उनसे कौन कौन से, या तो उनके जन्म स्थान या उससे उसका कोई विशेष वहां पर उनकी कोई भूमिका रही, तो उन स्थानों को हम देखते हुए चलेंगे। त्रिमूर्ति भवन, आनंद भवन। अब बात समझो, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पीएम, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री,
पीएम बनने से पूर्व इलाहाबाद में जब वो रहे तो वहां कौन सा भवन था इलाहाबाद में? आनंद भवन। जब प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री के बाद जब दिल्ली में उनका निवास बना, वो निवास है त्रिमूर्ति भवन। वो निवास कहां पर है? त्रिमूर्ति भवन। कमेंट सेक्शन में बताएं वर्तमान में जो पीएम आवास है उसका क्या नाम है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अब जो निवास स्थान है पीएम साहब का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी त्रिमूर्ति भवन दिल्ली, आनंद भवन इलाहाबाद का संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू से। एक बात और समझे, कोई पॉइंट यदि रह भी जाता है, छूट जाता है, तो जब हम हिस्ट्री करेंगे, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस में पढ़ेंगे, तो कोई भी एंगल से कहीं बात छूटती है तो मैं जब उस सब्जेक्ट में आऊंगा तो वहां आपको क्लियर करा दूंगा। कई बार क्या होता है कि प्रश्नों को हमें आपके साथ के साथ चलते हुए जाना है, कहीं भटकाव और इधर उधर ज्यादा लंबा चले जाते हैं तो जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चा थोड़ा सा अलग हट जाता है। हम नहीं चाहते कि वो हटे, उसे कंप्लीट पहले एक पॉइंट पे फोकस्ड हो जाए, उसके बाद जब जब उनका नंबर आएगा उन पॉइंटों से, जैसे मान लो पीएम साहब का पॉइंट आएगा, क्वेश्चन आएगा, टॉपिक आएगा, तो मैं वहां सारी चीजें उनके साथ भी कराता हुआ चलूंगा। अगला पॉइंट, चित्तौड़ हल्दी घाटी युद्ध, इनका संबंध किससे है? तो सीधा बात, वीर महाराणा प्रताप। चित्तौड़ का, हल्दी घाटी, इन सब का संबंध किससे है? वो है महाराणा प्रताप से। अगला प्रश्न करता है वाटरलू और कोर्सिका, इनका संबंध, वाटरलू और कोर्सिका का संबंध किससे है? प्रश्न कई बार बना है तो सीधा नेपोलियन। नेपोलियन प्रश्न आता है कि वाटरलू किससे संबंधित है, तो ये सब है। कोर्सिका किससे संबंधित है, तो वो है नेपोलियन। अगला पॉइंट, लुम्बिनी का संबंध किससे? कपिलवस्तु का संबंध किससे? कुशीनगर का संबंध किससे है? तो इनके लिए मेरे छोटे भाई बहनों आपको समझना है कि जब हम गौतम बुद्ध जी का जन्म, उनके कार्य और पूरा उनका इतिहास समझेंगे, वहां समझ में आता है कि लुम्बिनी वो जगह थी जहां गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। साथ ही कपिलवस्तु और कुशीनगर, ये सब स्थान भी फेमस स्थान, कपिलवस्तु, कुशीनगर, इन सब का संबंध भी गौतम बुद्ध जी से है। इन सब का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध जी से। कुशीनगर में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। कुशीनगर फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है कुशीनगर। कहां पर है कुशीनगर? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत के प्रश्न पूछ लेगा, भारत के किस राज्य में कुशीनगर है, तो वो आंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इन तीनों का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से। अगला, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग पंजाब में हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के द्वारा। हिस्ट्री में मैं पूरा सब समझाऊंगा, फिलहाल आप बात समझे कि क्वेश्चन है क्या। वो है होता क्या कि आप क्वेश्चन से फिर हट जाते हैं, जब मैं पूरा हिस्ट्री उसके लिए बताता हुआ चलूंगा तो फिर होता क्या कि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन भी हमें याद रहे। और हिस्ट्री सेक्शन में फिर हम तरीके से इसको कराएंगे ही, आप चिंता ना करें। तो 13 अप्रैल 19 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय गोली चलाने का आदेश, उस समय कौन जनरल था? तो जनरल था डायर, जनरल डायर। और प्रश्न बनता है कि जनरल डायर को फिर किसने मारा था? तो वो है सरदार उधम सिंह। किसने मारा था? सरदार उधम सिंह ने। तो अगला प्रश्न आएंगे, पोरबंदर और साबरमती। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी, लेकिन
जो गांधी जी थे उन गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। तो इसीलिए यह गांधी जी की जन्मस्थली है। कई बार प्रश्न पूछता है कि पोरबंदर कहां पर है? गुजरात। और इसका जो संबंध किससे है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की थी, वो आश्रम है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, उसकी भी स्थापना किसने की? वो भी गांधी जी। प्रश्न कई बार बनता है। मकदूनिया, मकदूनिया का संबंध किससे है? मकदूनिया का संबंध है सिकंदर, जिसने सारा जहां जीता। कई बार बताता आदमी कि संसार से जाएगा खाली हाथ जाएगा, जैसे सिकंदर। तो सिकंदर ने पूरा जहां जीता था, उसी सिकंदर की जन्मस्थली कौन सी है? मकदूनिया। मकदूनिया का था कौन? सिकंदर। अगला, गुरु नानक जी की जन्मस्थली कौन है? सिखों के प्रथम गुरु नानक जी की जन्मस्थली कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा छोटे भाई बहनों, तलवंडी। तलवंडी वो कौन से किससे संबंधित है? गुरु नानक जी। अगला प्रश्न, कुंडग्राम, कुंडग्राम और पावापुरी जैन के महानतम, जैन धर्म के महानतम जो जनक रहे हैं, जो संस्थापक रहे हैं जैन धर्म के, वो है महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी का जो जन्म स्थली है वो है कुंडग्राम। ओके, अगला पॉइंट कि इनकी जो मृत्यु जहां पर हुई थी वो है पावापुरी। तो प्रश्न आता है कि गौतम महावीर जी की जन्मस्थली कौन सी है? गौतम बुद्ध जी की जन्मस्थली कौन सी है? गौतम बुद्ध जी की जहां पर मृत्यु हुई वो कहां पर है? या महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पर हुई? तो स्थान पूछ लेता है। तो हमें इनमें कंफ्यूज नहीं होना, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कहां पर गौतम बुद्ध जी से कौन सा स्थान संबंध है। अक्सर अक्सर मिस्टेक हो जाती है कि गौतम बुद्ध जी के लिए महावीर स्वामी का लगा दिया, महावीर स्वामी के लिए गौतम बुद्ध जी का लगा दिया स्थान, या उनकी मृत्यु अलग अलग स्थानों पर कहां उनकी मृत्यु हुई तो महावीर जी की मृत्यु स्थान वो लगा दिया। तो ये क्वेश्चन में हमें बिल्कुल सतर्क रहना है। अगला पॉइंट, जेरूसलम, जेरूसलम या यरूशलेम कई बार कह देते हैं, उनका संबंध किससे है? ईसा मसीह। ईसा मसीह से किसका संबंध है? यरूशलेम या जेरूशलेम कई बार बोल देते हैं, तो ईसा मसीही। अगला पॉइंट है, मक्का का संबंध किससे है? मोहम्मद साहब से। अगला पॉइंट, मक्का मदीना, मक्का का संबंध कहां से है? तो वो है मोहम्मद साहब से। अगला, वारदौली, वारदौली सत्याग्रह, वारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है? वो है सरदार पटेल। अब प्रश्न आएगा कि सरदार की उपाधि जब इस सत्याग्रह में सफल हुए तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। कई बार कंफ्यूज स्थिति ये भी होती है, कई बार इस तब होता है कि जो वारदौली की महिलाएं थी उन्होंने भी उनको सरदार कहा था। अगला पॉइंट यही समझ लीजिए कि सरदार पटेल ने जितने भी हमारे स्वतंत्रता के बाद जो भी संगठन हुआ, भारत का जो संगठन हुआ, जो ये राज्य अलग अलग थे उनको सबको एकत्र करने के लिए गांधी जी ने, जो रियासतें अलग अलग थी उन रियासतों को एक करने हेतु जो कार्य, विशेष कार्य उन्होंने किया, ऐसी मजबूती के लिए उन्हें किसको? सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा। तो किसने कहा? वो भी लौह पुरुष कहा, महात्मा गांधी जी ने। तो जब सरदार पटेल की हिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे तो उनके बारे में एक एक बात आपको समझाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहाँ है मेरे दोस्त? आगरा, या आगरा के पास कह लो या आगरा कह लो, वो कहाँ है? उनका कहां संबंध है? किसका संबंध है उससे? अकबर। अकबर महान का संबंध किससे है? वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का संबंध किससे है? अकबर। प्रश्न कई बार आता है। तो अगला पॉइंट, पद्दुचेरी की कौन संबंध है पद्दुचेरी से? अरविंद घोष।
अगला, बेलूर से किसका संबंध है? रामकृष्ण परमहंस। तो राम, या प्रश्न पूछेगा रामकृष्ण परमहंस का संबंध किससे है? 1 2 3 4 ऑप्शन रख देगा, वेल्लूर रख देगा, पदुचेरी रख देगा, या और कई ऑप्शन बना के आपको रख देगा, तो आपका आंसर हो जाएगा वेल्लूर, रामकृष्ण परमहंस। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम, इसका संबंध किससे है? तो टीपू सुल्तान। प्रश्न कई बार बना है कि टीपू सुल्तान का संबंध किस संधि से, तो उसमें आएगी श्रीरंगपट्टनम, या श्रीरंगपट्टनम का संबंध किससे है? तो टीपू सुल्तान। अगला, कटक में किसका जन्म हुआ? किस महान स्वतंत्रता सेनानी का कटक में जन्म हुआ? प्रश्न पूछेगा। कटक कहां पर है? तो कटक है मेरे छोटे भाई बहनों उड़ीसा राज्य में, भारत के उड़ीसा राज्य में कटक है, और उस कटक में ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है, नेताजी भी कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में बताएं, वर्तमान हिस्ट्री में नेताजी किसे कहा जाता था? स्वतंत्रता के बाद नेताजी की एक और फेमस राजनेता को कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। यूपी के बहुत बड़े नेता रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं, आपको बताना है कि नेताजी किसे कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस मैंने बता दिया, एक और किसी फेमस व्यक्ति को, राजनेता को भी नेताजी कहा जाता था, तो आप जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला पॉइंट, अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है उपनाम। प्रश्न कई बार बनता है, चाहे एसएससी सीजीएल आप कर लो, सीपीओ कर लो, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, बैंक और टीचिंग, कोई भी एग्जाम हो तो एक अवश्य जीके के प्रश्न बन जाते हैं। हमने टॉपिक वो लिए हैं कि व्यक्ति, उनके कार्य, स्थान, उपनाम, समाधि स्थल, एक टॉपिक सारा क्लियर आपका करा देंगे, आपको परेशान नहीं होना। तो उपनाम कई बार प्रश्न बनता है, तो सीमांत गांधी किसे कहते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को। राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा, उपनाम या उपाधि, उपाधि भी बोल दो कि उपाधि, कई बार उपाधि दी गई, वो उपनाम दिया गया। तो राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा किस प्रसिद्ध व्यक्ति को कहते हैं? तो वो गांधी जी को कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि महात्मा किसने कहा, बापू किसने कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा? तो यहां समझ लीजिए आप, राष्ट्रपिता उन्हें कहा गया सुभाष द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। उन्हें बापू कहा गया सरोजनी नायडू जी द्वारा, सरोजनी नायडू द्वारा बापू कहा गया। और महात्मा उन्हें कहा गया, महात्मा उन्हें कहा गया रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा उन्हें, टैगोर जी द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। तो कई बार प्रश्न बना है, राष्ट्रपिता किसने कहा, बापू किसने कहा, या महात्मा किसने कहा? तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। तो वयोवृद्ध, अगला पॉइंट, वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा गया? दादा भाई नेहरू। प्रश्न बनता है कि वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा गया? तो वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा गया है? वो है दादा भाई नेहरू जी। अगला पॉइंट, सरदार किसे कहा गया? लौह पुरुष किसे कहा गया? वो है सरदार पटेल। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। कई बार बारदोली की महिला भी आती है, सरदार उन्हें बोला जाता है, लेकिन आंसर में यदि महात्मा गांधी जी हैं तो निश्चित रूप से आपका आंसर होगा महात्मा गांधी। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष किसे कहते हो आप? लाल बहादुर शास्त्री, भारत के जो द्वितीय प्रधानमंत्री रहे हैं श्री लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर जी, भले ही उनका कद छोटा हो, लेकिन इतिहास में ऐसे उन्होंने कार्य किए हैं कि उनका कद अपने आप में बहुत बड़ा था। वो देश के बारे में हमेशा सोचते थे।
इतने महान व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्मोत्सव पर के साथ मनाया जाता है। तो अगला पॉइंट है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी कौन रहे हैं? लाला लाजपत राय। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिनको लाल बाल पाल में लाल भी कहा जाता है ना। 3 जो व्यक्तियों के बारे में लाल बाल पाल, तो उनमें से लाल कौन है? लाला लाजपत राय। तो आपने इनके बारे में एक सारांश पढ़ा होगा कि जब साइमन कमीशन भारत आए तो उसके विरोध में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में इनके सर पर गहरी चोट लगी थी, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। वही महान व्यक्ति कौन थे? लाला लाजपत राय। और इन्होंने एक वाक्यांश दिया था साथ में कि मेरे ऊपर जो ये प्रहार हुआ है, वो एक एक लाठियां जो मेरे ऊपर हुई हैं, वो जो अंग्रेजी हुकूमत है उसके ताबूत में कील का काम करेंगे। तो ये भी एक वाक्यांश आता है। तो वो भी कौन है? वो है लाला लाजपत राय। अगला, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? वो भी है टी प्रकाशम। अगला प्रश्न, बंगबंधु किसे कहा जाता है? बंगबंधु। बंग से मतलब बांग्लादेश और बंधु मतलब भाई, हितैषी। तो वो कौन है बंगबंधु? शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के जनक कहो, बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहो, तो वो कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, संस्थापक रहे हैं कौन? शेख मुजीबुर रहमान। देश बंधु, अगला प्रश्न आएगा, देश के बंधु कौन है? वो है चित्तरंजन दास, जिन्हें आप CR दास भी कहते हैं, जिन्हें आप CR दास भी कहते हैं। तो देश बंधु कौन है? चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, दीनों के बंधु कौन है? दीन के हितैषी कौन है? दीन का भाई कौन है? वो है CF एंड्रयूज। भले ही अंग्रेज रहे हो, लेकिन उनका जो भाव था लोगों के हितैषी होना, लोगों की सेवा भाव जो था, उसके देखते हुए ही उन्हें को दीन बंधु की उपाधि दी। तो इस तरीके से ये जो तीनों पॉइंट है अक्सर घुमाकर प्रश्न यहां से रखता है, अक्सर घुमा के प्रश्न यहां से रखता है। बंगबंधु दे देगा और उसमें क्या करेगा? ये तीनों नाम दे देंगे। कहीं पर देश बंधु रख देंगे, तीनों नाम दे देंगे। दीन बंधु रख देंगे, तीनों नाम रख देंगे। बंधु 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 है, तो आप इसमें अक्सर प्रश्न बनेगा और चांस गलत होने के भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना। बंग से याद रख लो, बांग्लादेश से संबंधित है कौन? शेख मुजीबुर रहमान। देश से संबंधित कौन है? वो है चित्तरंजन दास। और दीनों से संबंधित कौन है? एंड्रयूज, CF एंड्रयूज। अगला पॉइंट, लोकमान्य है। अब देखो प्रश्न, लोकमान्य, लोकनायक, अक्सर ऐसे प्रश्नों में गलतियां होने के चांस भी बेहद करीब के हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे सभी से यही कहना है, जब भी आप प्रश्न हल करें तो क्लियर ये बात आप रखें कि हमें पहले उस प्रश्न को समझना है कि कहा क्या गया है, उसके बाद ऑप्शन में जाना है। क्योंकि वो ऑप्शन में ये दोनों व्यक्ति वहां मिलेंगे, भले ही लोकमान्य के प्रश्न आए, भले ही लोकनायक आए, ये दोनों आंसर आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति जो होती है ना 50-50, वो इस टाइप के सवालों में होती है, वो इस टाइप के सवालों में होती हैं जो होते हैं ना। एक तो पता है, सीधा पता है कि लौह पुरुष सरदार पटेल सभी को पता है, लेकिन जब वो होता है ना 50-50 खेलो, और अक्सर एग्जाम का सबसे क्रूशियल टाइम वो ये होता है जब आप 50-50 वाला गेम खेल रहे होते हैं। उस समय बड़ी स्थिति होती है, एक तरफ माइंड में यह रहता है कि टेस्ट पास कर रहा है, उससे ज्यादा नंबर हमें, उस जो मेरिट तय है, मान लो 72 की मेरिट दिल्ली पुलिस की है, उससे ज्यादा भी रखना है। हुए 50 सवाल ही है, ये जो 22 का गैप है, ये जो 20-20 का गैप है, ये पूरा कैसे हो। और अब अगर हमने गलत किया, बाहर हो जाएंगे। और फंसे कौन से वाले पॉइंट में है? ये जो 50-50 आप खेल रहे हो, बंधु ये भी हो सकता है, बंधु वो भी हो सकता है,
और लोकमान्य वो भी हो सकता है, लोकनायक वो भी हो सकता है। तो इस तरीके से बचें, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, रिवीजन और पढ़ाई जिस समय हो रही हो उस समय भी ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये छोटा सा माइनर सा ये पॉइंट रहता है और ये आपका 1 नंबर वो और नेगेटिव का 1/4 वो, तो दोनों मिलाकर जब वो काटता है ना तो फिर कई हजार बच्चों से आप पीछे चले जाते हैं। तो इन गलतियों को ना करें। लोकमान्य, मान्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है मेरे भाई, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नायक कौन है? नारायण। नायक कौन है? नारायण। और समाज का, लोगों का नायक कौन है? हरिनारायण। हरिनारायण। तो नायक से नारायण और मान्य कौन है? तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला पॉइंट, जननायक। देखो क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं, आपको पढ़ाने का तरीका इस तरीके से रखा गया है कि एक एक पॉइंट क्लियर हो, जहां आप प्रश्नों में फंसे वो क्लियर हो, और कैसे क्वेश्चन किस तरीके से घुमा कर देता है वो क्लियर हो, आप कैसे उन्हें रिवाइज करेंगे वो क्लियर हो, कैसे आप पेपर में फंसेंगे वो क्लियर हो। तो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म, एक तैयारी और आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर। इसीलिए इस चैनल का नाम है नौकरी पक्की है। अगला पॉइंट, जननायक। जननायक किसको कहते हैं? कपूरी ठाकुर को। जननायक किसे कहते हैं? कपूरी ठाकुर को। अगला पॉइंट, राजऋषि। राजऋषि किसे कहते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न बनेगा, राजऋषि किसे कहते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन, विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव किसे कहते हैं? वो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। प्रश्न कई बार बना है, गुरुदेव किसे कहते हैं? तो वो आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। एक प्रश्न ऐसे भी बनता है कि गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी? अक्सर प्रश्न बना है, स्टैटिक जीके में कई बार प्रश्न बना है, हिस्ट्री के फॉर्मेट में कई बार प्रश्न बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझ लीजिए। एक लेटर लिखा गया महात्मा गांधी को, किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसमें उन्होंने मार्क किया महात्मा। तो महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसके लिए? महात्मा जी के लिए, बापूजी और महात्मा गांधी जी के लिए। और वहीं जब वो बैक आया, बैक भी तो लिखा होगा, और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो प्रति उत्तर उन्होंने दिया उसमें उन्होंने मार्क किया गुरुदेव। तो वहां से भी उस हिस्ट्री को आप समझेंगे तो गुरुदेव किसको कहा गया? रविंद्रनाथ टैगोर ने को। और किसने कहा? बापूजी ने या गांधी जी ने। ठीक है मेरे भाई। अगला, राजा जी। राजा जी कौन? सी राजो गोपालाचारी। राजा जी किसे कहते हैं? सी राजा गोपालाचारी। क्लियर। अगला पॉइंट, महामना। महामना किसे कहते हैं? महामना, महामना मालवीय। महामना कौन है? मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय। मैं का ज्यादा प्रोनाउंसिएशन होना, महामना मदन मोहन मालवीय। क्लियर। अगला पॉइंट, अंकल हो। अंकल का तो विशेष रोल होता है लाइफ में, अंकल अंकल है ना। तो अंकल जो है वो विशेष व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही अंकल हो कौन है? हो तो हो ची मिन, हो चिन मिन। तो अंकल हो का मतलब है हो चिन मिन। अगला, सुपर कैट। वेस्ट इंडीज के महान कप्तान क्लाइव लाइड, उन्हें सुपर कैट कहा जाता है। 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता, वो कितने क्रम का था? तीसरा, थर्ड। लेकिन उससे पहले जो 75 और 79 में जो वर्ल्ड कप हुए, उन दोनों के कप्तान कौन थे? वो यही क्लाइव लाइड है और जिन्हें सुपर कैट कहा जाता है। वेस्ट इंडीज के महान कप्तानों में से एक सुपर कैट जिन्हें कहा जाता है क्लाइव लाइड। अगला, देश प्रिय है। देश के जो प्रिय है, यतेंद्र सेन गुप्त। यतेंद्र सेन गुप्त को देश प्रिय उपाधि या देश के जो नाम है इनको कहा जाता है, उपनाम जो है वो है यतेंद्र सेन गुप्त।
क्लियर। देश प्रिय यतीन्द्र सेन गुप्त। अगला पॉइंट, भारत कोकिला। फंसता है आदमी यहीं पर। भारत कोकिला पूछा है, स्वर कोकिला पूछा है। होता क्या है, जल्दी जल्दी में रहता है क्योंकि फिर आके आग भी बुझानी है, इसलिए क्या है कि भाई कहीं आग लग गई, बच्चा इसको करके वो काम करेगा, या कहीं पर कोई मकान बन रहा उसे आके बनवाएगा। अरे भैया जल्दी किस बात की है, प्रश्न को ढंग से तो पढ़ लो। फिर घर आके वहां जब निकलता है वहां से तो बोलता है बच्चा कि मैं बटे करके आया हूं, प्रश्न मेरा बिल्कुल सही है। लेकिन जब घर पहुंचता है और देखता है कि भारत कोकिला नहीं था यार, वो तो स्वर कोकिला था। समस्या वहीं बनती है क्योंकि स्वर कोकिला नहीं था, वो तो भारत कोकिला था। या भारत कोकिला था, तुमने स्वर कोकिला पढ़ लिया। डिफरेंस ये भी देगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा। लता मंगेशकर जी भी रहेंगी, सरोजनी नायडू जी भी रहेंगी, और फिर आपका 50-50 गेम भी चलेगा। तो इसलिए बड़ी सतर्कता से पेपर करना कोई बड़ी बात नहीं है। भाई गए हो पेपर तो करोगे ही, एक जो नहीं तैयारी करके गया वो भी करेगा। केवल पेपर को हैंडल कैसे करना है, बात ये है, पॉइंट ये है कि पेपर हल कैसे होगा, पेपर को तैयार कैसे किया जाएगा, पेपर को सही से इंप्लीमेंट करके पास कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन ये है। और जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 15 सालों से, मेरा यही तो आपसे कहना है कि पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं कि पढ़ाया कैसे जाता है, टेस्ट कैसे पास कराया जाता है, यही मेन डिफरेंस हम में और उनमें है। बात समझ गए कि कैसे पेपर हल हो गए, क्योंकि पेपर पास बहुत किए हैं, बहुत लंबा टेस्ट पास करने का अनुभव है, तो वो अनुभव भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बात ये नहीं है कि आपने पढ़ कितना लिया, बात ये है कि वहां सही से किसने पास किया, किसने पेपर सही से हल किया, ये मेन बात है मेरे भाई। अगला पॉइंट, तो भारत कोकिला का संबंध किससे, सरोजनी नायडू। प्रश्न बनता है भारत कोकिला का संबंध किससे है, तो सरोजनी नायडू। स्वर कोकिला का संबंध किससे है, स्वर कोकिला किसको कहा जाता है, द लीजेंड लता मंगेशकर जी को। कोकिला से लगा लो स्वर की कौन है, इससे थोड़ा सा पॉइंट आउट है, स्वर की कोकिला कौन है, निसंदेह भारत में कौन है, लता मंगेशकर जी। बड़ा आदर करते हैं सब उनका, लता मंगेशकर जी। और उड़न परी किसे कहा जाता है, और प्रश्न यही बनता है, यहीं से प्रश्न बनता है, इसके साथ ही देख लिए, उड़न सिख किसे कहा जाता है, उड़न सिख किसे कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार बनता है। उड़न सिंह, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा जी को, पीटी उषा जी को। और वहीं उड़न सिख किसे कहा जाता है, मिल्खा सिंह जी को, मिल्खा सिंह जी को, मिल्खा सिंह जी को उड़न सिख और उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा जी को। अगला, निर्मल हृदय। निर्मल हृदय जो चैरिटी है वो उसकी संस्थापक कौन, मदर टेरेसा, इसलिए उनका हृदय भी बड़ा ही कोमल है, वो दीनहीनों की भावना के बारे में सोचते हैं, तो उनको उपनाम भी क्या कहते हैं, निर्मल हृदय। अगला प्रश्न, तोताए हिंद किसे कहा जाता है, तोताए हिंद वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। तोता कई बार प्रश्न बना है, मध्यकालीन हिस्ट्री से कई बार प्रश्न बना है, तोताए हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को। प्रश्न है बाबूजी, बाबूजी किसे कहा गया, बाबूजी कहा गया बाबू जी। आप भी कहीं को बाबूजी कहते हैं ना, तो वो वाला बाबूजी नहीं है, वो तो आप तो बाबूजी नहीं कहते, आप बाबू कहते होंगे, लेकिन यहां प्रश्न बड़ा थोड़ा सा रेस्पेक्ट के साथ है, बाबूजी। तो बाबूजी से बाबू, आप वाला बाबू, लेकिन यहां सम्मान वाला बाबू, बाबूजी, बाबू जगजीवन राम। क्लियर है। अगला पॉइंट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, वो है समुद्रगुप्त। कौन है वो, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत मैकियावेली किसे कहा जाता है, भारत के मैकियावेली कौन है, वो है चाणक्य। बहुत बड़े विद्वान चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और चाणक्य, प्रश्न बनता है चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है,
अर्थशास्त्र पुस्तक लिए हैं। अर्थशास्त्र की पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? हमें अर्थशास्त्र देखने से लगता है शायद अर्थशास्त्र की पुस्तक होगी, लेकिन वो पुस्तक है राजनीति शास्त्र से। लिटिल मास्टर किसे, देखो प्रश्न यहां फंसेगा, प्रश्न मान लो फंस गया और आप कहां फंसोगे, उन बातों को रखो लिटिल मास्टर कहा या मास्टर ब्लास्टर कहा है। कई बार प्रश्न बनता है, उसमें लिख देगा लिटिल मास्टर किसे कहते हैं, प्रश्न बन जाएगा मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा लिटिल मास्टर द लीजेंड सुनील गावस्कर को कहते हैं। वहीं मास्टर ब्लास्टर सचिन 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 सचिन, तो वो कौन, सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर कौन, किस लिए मोस्ट फेमस है, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक, शतकों का भी शतक, ऐसे महान खिलाड़ी हैं सर सचिन तेंदुलकर। अगला पॉइंट, हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। किसे, हॉकी के जादूगर। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब वर्तमान में उसका नाम क्या कर दिया गया है, एनडीए सरकार द्वारा उसका क्या नाम कर दिया गया है, तो हमें उसके बारे में भी बताएं। हॉकी के जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद। फ्यूरर, फ्यूरर किसे कहा जाता है, फ्यूरर, फ्यूरर किया जाता है हिटलर, एडोल्फ हिटलर। कहां के तानाशाह हैं, जर्मनी। प्रश्न पूछेगा कहां के हैं, तो जर्मनी। तो फ्यूरर क्या उपनाम है किसका, एडोल्फ हिटलर। अगला, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, वो है महाकवि कालिदास। कौन है, महाकवि कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। अगला प्रश्न, भारतीय फिल्मों के पितामह, जनक और महान जिनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी है, वो है घुंडीराज गोविंद फाल्के, जिनके नाम पर सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही भारत फिल्मों के पितामह कौन है, वो है घुंडीराज गोविंद फाल्के। अगला प्रश्न, विरोधाभासों का मिश्रण, विरोधाभासों का मिश्रण मतलब उन्होंने कार्य जो किए वो बड़े अटपटे रहे, समाज में जो इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है, उस हिस्ट्री में वो है मोहम्मद बिन तुगलक। जब मैं हिस्ट्री कराऊंगा आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन, वो तब जब वो कराएंगे एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, बस अब थोड़ा सा समझते हुए चलना है कि विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है, वो है नेपोलियन बोनापार्ट। अगला, भारतीय पुनर्जागरण के जनक, जनक कह लीजिए, प्रभात नक्षत्र कह लीजिए कि सूरज की तरह चमकते हुए, कौन है, वो है राजा राम मोहन राय। तो प्यारे बच्चों, प्यारे छोटे भाई बहनों, एक बात आपको समझनी होगी कि इस तरीके के प्रश्न सीधे सीधे स्टैटिक फॉर्म में सीधा सीधा रखता है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और गलत नहीं करना है। तो कौन है वो, राजा राम मोहन राय। अगला, कायदे आजम, कायदे आजम उपाधि किसे दी गई या किसे कायदे आजम कहा जाता है, वो है मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के प्रथम प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है मेरे भाई, कायदे आजम। क्या कहा जाता है, कायदे आजम। अगला पॉइंट, देश रतन, देश के रतन, अजात शत्रु किसे कहा जाता है, अजात शत्रु, देश रतन किसे कहा जाता है, वो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रतन कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं किसे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेंट सेक्शन में एक बात और बताइए कि देश बंधु, हम रिवीजन भी साथ के साथ करा रहे हैं कि देश बंधु किसे कहा जाता है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कश्मीर का अकबर,
कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबदीन। कश्मीर के शासक रहे हैं जैनुल आबदीन, उसे उन्हें ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेताजी, नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। चाचा किसे कहते हैं? चाचा, चाचा कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। चाचा किसे कहते हैं? 14 नवंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों से विशेष इन्हें प्रेम था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। इलाहाबाद भवन, इलाहाबाद में इनका जो था वो आनंद भवन था। दिल्ली में जो इनका भवन है वो त्रिमूर्ति भवन है, जो अब पीएम संग्रहालय के रूप में मोदी जी ने विकसित किया है। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू, प्रसिद्ध जो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, इन्हें ही चाचा उपाधि से, लव प्रेम से क्या बोलते हैं? चाचा नेहरू। अगला युवा तर्क, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, पीएम रहे हैं, फॉर्मर पीएम रहे हैं। कौन? फॉर्मर पीएम रहे हैं श्री चंद्रशेखर जी, उन्हें युवा तर्क, युवा तुर्क उन्हें कहते हैं। किसको? श्री चंद्रशेखर जी को, जो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उन्हें ही युवा तुर्क कहा जाता है। ताऊ, ताऊ किसे उपाधि दी गई? हरियाणा के फेमस पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे, उन्हें क्या उपाधि दी गई? उन्हें उपाधि दी गई देवीलाल। देवीलाल जी को क्या कहा गया? ताऊ। ताऊ उपाधि किसे दी गई? चौधरी देवीलाल। अगला, शहीद ए आजम, 23 मार्च 1931 को शहीद हुए, और उनके साथ कौन? राजगुरु और सुखदेव, तीनों को फांसी दी गई। तो भारत का शहीद ए आजम किसे कहा गया? वो है भगत सिंह। कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इन्हें क्या हुआ? फांसी दी गई। अगला, माता वसंत किसे कहा जाता है? माता वसंत, माता वसंत किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है एनी बेसेंट को। माता वसंत कब कहा जा, किसको कहा जाता है? एनी बेसेंट को। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक, भारतीय इतिहास के नृप निर्माता, जिन्होंने किंग मेकर, जिन्होंने राजा बनाए हैं, वो है सैयद बंधु। राजा बनाने में इनकी बहुत भूमिका रही है, तो इनको भारतीय इतिहास का नृप निर्माता भी कहा जाता है। अगला, लिटिल कारपोल, लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? वो है नेपोलियन बोनापार्ट। अगला, ब्लैक गांधी किसे कहते हैं? ब्लैक गांधी कहते हैं मार्टिन लूथर किंग, जो कि यूएसए के हैं। मार्टिन लूथर किंग, उन्हें जूनियर, एक और चीज देखता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी भी कहते हैं। ब्लैक गांधी भी कहते हैं। नस्ल भेद के प्रति इनके कार्यों को, जो गांधी की तरह, जैसे गांधी जी ने भारत में आंदोलन किए, ऐसे ही इन्होंने भी आंदोलन किए, इसीलिए इनको ब्लैक गांधी उपाधि भी दी गई। अब प्रश्न बनता है, कई बार अक्सर प्रश्न बनता है, या तो सीधे सीधे बन जाता है, लाल बाल पाल में से पाल किसे कहा जाता है? तो पाल कहेंगे विपिन चंद्र पाल। बाल से आएगा बाल गंगाधर तिलक, और लाल से आ जाएगा, लाल से यहां से ले लो, लाल से लाला लाजपत राय। प्रश्न बना है कई बार, लाल किसे कहते हैं? लाल से लाला लाजपत राय। बाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक। पाल, पाल से विपिन चंद्र पाल। तो इस तरीके से हमें इन तीनों को भी याद रखना है। कई बार बाल दे देगा, ये तीन दोनों चारों ऑप्शन में दे देगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला पॉइंट, समाधि स्थल। जो ये फेमस व्यक्ति हैं, उनके समाधि स्थल कौन कौन से हैं? तो प्रश्न क्या है? समाधि स्थल। तो हम एक एक करके जो प्रधानमंत्री रहे या अन्य फेमस व्यक्ति रहे, उनके
जो समाधि जहां उनका सही वो जो मृत्यु हो गई उसके बाद जहां पर इनका स्थल बनाया गया, वो समाधि बनाई गई, वो कौन सा स्थल उनसे संबंधित है? तो प्रश्न कई बार बनता है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल, शक्ति क्योंकि वोमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन शक्ति का रूप है, दुर्गा का रूप कौन थी? तो उन्हीं से याद रख सकते हैं शक्ति इंदिरा गांधी। शक्ति का संबंध किससे? इंदिरा गांधी। राजघाट बहुत प्रसिद्ध है, राजघाट, राजघाट वो है महात्मा गांधी। तो राजघाट का संबंध किससे? महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल कौन सी है? राजघाट। जो भी बाहर का वीआईपी आएगा, डेल्टा माई6 आएगा, वहां का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो सुबह जाके देश पहुंचने पर राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता को पुष्प अर्पित करता है। तो वो राजघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी। शांतिवन, शांतिवन कहां किसके लिए है? शांतिवन है चाचा नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट, विजय घाट किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री। अभय घाट, प्रश्न बनता है अभय घाट का संबंध किससे है? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। किसान घाट, किसानों के हितैषी कौन थे? किसानों का चौधरी चरण सिंह। और 23 दिसंबर उनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में, किसान दिवस। अब बात समझिए, 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह। जब उनका देहवासन हो गया, उनकी समाधि जो बनी उसको क्या नाम दिया गया? किसान घाट, क्योंकि ये किसानों के नेता थे। अगला प्रश्न, उदय भूमि, उदय भूमि के आर नारायण। उदय भूमि का संबंध किससे है? के आर नारायण। वीर भूमि का संबंध किससे है? वो है राजीव गांधी। वीर भूमि का संबंध किससे है? राजीव गांधी। या प्रश्न आ जाएगा राजीव गांधी की समाधि कहां पर है और उसका क्या नाम है? उसमें ऑप्शन देगा शक्ति स्थल, विजय घाट, अभय घाट या वीर भूमि। तो आपका आंसर होगा वीर भूमि। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट का संबंध है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, नारायण घाट का संबंध किससे है? गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है कि समता स्थल, समता स्थल किसके संबंधित है? समता स्थल कई बार प्रश्न बना है बाबू जगजीवन राम से, बाबू जगजीवन राम से। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार बने हैं कि बाबूजी का संबंध कौन के समाधि स्थल है? तो वो है समता स्थल। कई बार प्रश्न बना है। चैत्र भूमि, चैत्र भूमि का संबंध किससे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। संविधान के जनक, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकता स्थल, एकता स्थल का संबंध किससे है? ज्ञानी जैल सिंह। अगला, करम भूमि, करम भूमि का संबंध है शंकर दयाल शर्मा। करम भूमि का संबंध है शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न, सदैव अटल, सदैव अटल बीजेपी के संस्थापक सदस्य, हमारे बहुत लीजेंड भाजपा के प्रधानमंत्री रहे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल, सदैव अटल से आप याद रख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी समाधि को क्या नाम दिया गया? उनकी समाधि को नाम दिया गया सदैव अटल। तो इस तरीके से प्यारे छोटे भाई बहनों, आपके लिए ये जो स्टैटिक जीके का सेक्शन है उसमें आज हमने कराए प्रमुख व्यक्ति, उनके कार्य, स्थान, उपनाम और समाधि। और जब भी हम अपन रिवीजन सेक्शन लेकर आएंगे, पेपर सॉल्व कराएंगे, प्रीवियस कराएंगे, मॉक लगवाएंगे, तो एक एक प्रश्न वहां भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।